नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और कब आओगे कब आओगे, इस तर्ज पर लगातार इंतजार हो रहा है एफसीआरए कानून का, परिसीमन बिल का और इसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह का। अमित शाह के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने किरण रिजिजू के मार्फत संदेश भी भिजवा दिया कि भाई आप उन तक संदेश पहुंचाइए कि वो विपक्ष को संबोधित करें, या इस तरह के आदेशात्मक स्वर में नहीं भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि विपक्ष की बात पहुंचाइए। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि हम लोग बहुत खुश हैं, विपक्ष के नेताओं ने खुशियां मना ली। अभी भी संसदीय कार्रवाई, 5 कानून पारित हो गए हैं, लेकिन प्रश्नकाल एक भी नहीं हो पाया है। बिना किसी बहस के, बिना किसी बातचीत के कानून पारित हो रहे हैं, बिल पारित हो रहे हैं, और उनके साथ साथ पूरा देश देख रहा है कि 13 अगस्त को संसद की कार्यवाही बंद हो जाएगी। इस बीच जेनजी भी लगातार सुर्खियों में है। युवा पीढ़ी, जिसे जबरन जेनजी का नाम दे दिया गया है अमेरिका की तर्ज पर, लेकिन अब वो इतना प्रचलित हो गया है कि हमारे जैसे लोगों को भी उन्हें जेनजी ही कहना पड़ रहा है। हमारे साथ हैं धीरेन्द्र पुंडीर सर, आप सभी के सुपरिचित। सर, संसदीय कार्यवाही से शुरू करेंगे और उसके बाद जेनजी पर जाएंगे। पहला हम ये समझना चाहेंगे कि संसद में क्या चल रहा है। आप हमेशा कहते हैं कि ये कोई खास बात नहीं है, संसदीय कार्यवाही ऐसी ही होती है। भाजपा जब विपक्ष में थी तब मुझे याद है कि एक बार पूरा का पूरा सत्र वॉश आउट हो गया था। सुषमा स्वराज जैसी प्रखर नेत्री थी और कोई मसला था जिस पर पूरा का पूरा सत्र ही नहीं चला था। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन भाजपा की छवि जिस तरह से गढ़ी जा रही है कि वो अगर बिल नहीं ला पाए तो उसकी हार, अगर बिल वापस ले ले तो हार, संसदीय कार्यवाही चले तो उसकी हार, नहीं चले तो उसकी हार, और इस बीच संसद का गतिरोध। कैसे देखें हम लोग इस पूरे मसले को? देखिए, अगर डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करेंगे तो मुझे ये कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। मैंने कहा आपको, जो पहले कहा वो उसी तरह होता है सब जगह। फिर संवाद भेजे जाते हैं, संवाद किए जाते हैं, इधर से कुछ ऊंची बोली लगाई जाती है, उधर से उसको कुछ नीचा किया जाता है, फिर मिलजुल के बात होती है, क्योंकि दोनों को अपने अपने लोगों को एड्रेस करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिर उसमें देश को भी एड्रेस करना है। पहले में और अब में थोड़ा सा अंतर ये हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि मल्टीनेशनल कंपनियां देश के हितों से ऊपर खड़ी हो गई है, ये जरूर दिखने लगा। ये एक छोटा सा अवांतर है जो मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार या बदतमीजी, या जैसे पवन खेड़ा अभी सुबह ही कह रहा था कि वो उसको कहो ना जाके अमित शाह, ये इस तरह के पत्रकारों को धमकाना, मतलब जो वहां उन्हीं की बात सुनने के लिए, ये सब पहले बहुत कम होता था। ये तब भी नहीं होता था जब पत्रकार आपके खिलाफ कोई बड़ी खबर करके आ जाता था, आपके खिलाफ स्कूप किया। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, मैंने उस दौर में पत्रकारिता की कि जिसके खिलाफ खबर की उसी के पास जाके चाय भी पी ली, क्योंकि वो कह रहा नहीं चाय पिए बिना नहीं जाएंगे, आपने खबर तो कर दी, बड़ी बेइज्जती हुई है साहब, ये वो है। और हंस रहे हैं क्योंकि हम कह रहे हैं कि साहब खबर तो थी, देखिए। वो खुद ही कह रहे यार लेकिन ज्यादा कर दिया तुमने, जितना अपराध था उससे ज्यादा कुछ कर दिया। तो ये एक चलता हुआ दौर हमने देखा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नरेटिव वॉर हो गई। पहले आपको लोगों के साथ जाना होता था, अब संभव नहीं। लोग डिमांडिंग भी हैं, तब भी संभव नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। और आज आप देखिए, एक बात सिर्फ उनके सांसद की बात वहीं तक नहीं रह जाती, उनकी विधानसभा तक या उनके उस तक, वो पूरे देश में घूमती, फिर दुनिया में भी घूम सकती है जिसका इंटरेस्ट है। जो इस समय मान लीजिए जैसे राहुल गांधी बिहार चुनाव के समय गए थे लैटिन अमेरिका में, जो बिहारी वहां रहते हैं उनके वोट मांगने, तो ऐसे बहुत सारे मांग सकते हैं। तो इसीलिए ये सब जो लोग हैं, ये इस तरह से चलता रहता है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वॉर, एक बात जरूर है कि बीजेपी नैरेटिव क्रिएट करने में पीछे आ रही। और ये वो जो शेर है, मुझे याद है कि वो जो तुम्हारे पैरों के नीचे नहीं हैरत है कि तुमको इसका वो यकीन नहीं। तो वो एक शेर इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी के नेतृत्व को सब कुछ करने के बावजूद भी मुझे लगता है कि जमीन से रिश्ता थोड़ा सा कट रहा है, ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि एक के बाद एक आप हार रहे हो, और जो आपके पीछे एक आर्मी हुआ करती थी, इनकी 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 जो सेल है, आईटी सेल, नकाराओं का एक गठबंधन है,
जिनको उन्होंने माणिक लाए हैं वो छांट छांट के वो लाए हैं, तो वो कभी भी ताकत नहीं थी। मतलब उनको लग सकता है, बहुत सारे लोग सुनेंगे, हो सकता है नाराज हो जाए, उनको लगे ये क्या बोल रहा है यार, लेकिन आप ये देखेंगे कि वो कभी भी इस लायक नहीं थे, कभी एट पार नहीं थे। कांग्रेस के मुकाबले में वो किसी लायक नहीं थे, लेकिन चूंकि जनता साथ खड़ी होती थी, आप देखते होंगे कि उनके किसी ट्वीट पे नीचे लोग अपने से रिएक्ट करते थे। जब वो लोग पीछे हट गए तो आपकी एक्सपोज हो गए आप। यार हरीश द्विवेदी जो चौथे नंबर पर विधानसभा चुनाव में था 2014 में, अगर वो जीत के आया जमानत जब्ती के बाद, लोकसभा जीत के विधानसभा में हार गया, तो क्योंकि वो मोदी की, ऐसा थोड़ी उसने 3 महीने में जादू कर दिया था, नाचने लगा था, कपड़े फाड़ने लगा था, नहीं। तो इसका मतलब है लोकप्रियता लीडर की थी और आपने नीचे कुछ क्रिएट नहीं किया, तो वो फील अब हो रहा है। मैं उसमें बहुत ज्यादा इफ बट नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस उससे ज्यादा खराब हो रही है। बीजेपी जितना खराब कर रही है, कांग्रेस उससे ज्यादा खराब कर रखी है, जिसमें उसने कसम खा रखी कि मैं यहां बैठ के ठीक नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो मुझे आता नहीं है, लेकिन मैं तुमको गाली जरूर दूंगा कि गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। याद है ना आपको एक वो चित्रकार की कहानी की, उसने बड़ा खूबसूरत चित्र बनाया और उसने जी इतना खूबसूरत पूरी जिंदगी का करके किया और कहा कि भाई इतना खूबसूरत तो अद्वितीय है, तो उसने बाजार के चौराहे पे रख दिया और कहा इसमें जो गलती हो उस पर निशान लगा दे। वो रात को आया, रोने लगा, क्योंकि सब तरफ निशान लगे लगे हुए थे, लगे हुए थे। उसने कहा, उसका दोस्त आया, उसने कहा कि यार देखो क्या, उसने कहा कुछ नहीं, तुम एक और फिर बनाओ। उसने कहने लगा मुझे जनता से तो स्वीकृति चाहिए जैसे आपको अभी डेमोक्रेसी में चाहिए, भाई वोट तो चाहिएगा ना। तो उसने कहा कि ठीक है, तो उसने कहा भाई ठीक है, उसने खूबसूरत सा चित्र दोबारा बनाया। वो उसने कहा कि अब ये मत लिखना, अब नीचे लिखो इसमें जो गुंजाइश हो ठीक करने की, कृपया करके इससे बेहतर करे। और शाम को उठा के ले आया, एक भी निशान नहीं था, क्योंकि लोग बेहतर करने नहीं आते हैं, लोग आपको बताने आते हैं कि आपकी गलती है। ये बात जब तक मोदी और शाह की जोड़ी समझ रही थी, उन्होंने एक बेहतर काम किया। मुझे लगता है अब थोड़ा सा नैरेटिव की वार में वो हार रहे हैं, वो कितना अच्छा कर रहे हैं ये उनको पता होगा, या उनके जो उनके समर्थक है वो उसको मान रहे होंगे। लेकिन बीच का एक कड़ी में जिस कड़ी को हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट मानता रहा हूं, वो होती है व्यालोक सेफोलॉजी में भी वही होती है कि वो स्विंग वोटर होते हैं। स्विंग वोटर आपकी पार्टी के बंधे हुए नहीं होते, वो मौका देखते हैं, वो समय देखते हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस देखते हैं, आप इशू देखते हैं और वो लास्ट मोमेंट पे शिफ्ट करते हैं। पिछले लंबे समय से चुनाव में ये बीजेपी को फायदा दे रही थी और ये सब ठीक। परसेप्शन पे बनता है, ये याद रखिएगा, ये जी सब परसेप्शन पे आता है। तो जो आपने आपने कहा कि लोकसभा में जो चल रहा है, मैं उसी के पास जा रहा हूँ, जी लोकसभा में जो चल रहा है वो परसेप्शन का वॉर है ना। ऐसा थोड़ी लोकसभा ठप हो गई तो बाहर परसेप्शन की लड़ाई बंद हो गई। आप जो ये हम लोग प्रोग्राम कर रहे हो परसेप्शन के उसी पे तो आ रहे हैं कि बीजेपी क्या कर रही है, मत क्यों नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है विपक्ष अपने कम्युनिकेशन को ज्यादा प्रॉपर तरीके से कन्वे कर पा रहा, इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप देखेंगे बीजेपी के समर्थक बहुत बहुत सारे समर्थक, मैं सारे तो नहीं कहूंगा लेकिन बहुत सारे हैं जो ये कह रहे हैं सरकार घुटने टेक रही है, सरकार पहले जंतर मंतर पर पीछे हटी, सरकार वो है जिन्होंने, ये विरोधी कहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यार आपने थोड़ी मुझे वोट दिया कि मैं आपको, भाई आपने मेरे से सामान खरीदा नहीं तो मैं आपको सामान गाली दे रहे हो, मैं उससे क्या बात करूंगा, मुझे क्या पता सामान कैसा है, तुमको क्या पता। लेकिन जिन लोगों ने यार आपको वोट दिया, अगर वो ये सवाल करेंगे तो आपको सोचना चाहिए। तो ये एक मैसेज कन्वे हो रहा है। और अमित शाह नहीं सदन में है, प्रधानमंत्री सदन में नहीं है, भाई सदन का वो, और इसके बावजूद वो संसद परिसर में है, काम चल रहा है। काम मैं फिर कह रहा हूं, काम चल रहा है, देश की बॉर्डर्स पर बेहतर काम हो रहा है। जैसे मैं आज आपको, आपने जिक्र किया तो मैं आपको बता भी रहा हूं कि मेरे यहाँ मैंने सुना वो जो है शामली में जो आदमी मार गिराया था 1 लाख का इनामी, वो जंतर मंतर जी पे आया। तो ये कैसे पता चल फुरकान। रहा है जी फुरकान, तो कैसे हो रहा सब, इसका मतलब है कि काम तो चल रहा है। लेकिन अब आप जो कहते थे ना कि भाई काम कम करो दिखाओ ज्यादा, उसमें पिट रहे हो दोस्त। डोमेस्टिक परसेप्शन आपका कमजोर हो रहा है भाजपा का, आपने ये कहा। इसमें 2-3 पॉइंटर्स मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा सर, और उस पर आपकी बात जानूंगा। मेटा ने माफी मांगी, मेटा ने इस तरह का एल्गोरिदम किया है, क्या वो एक वजह है कि अब नेशनलिस्ट कंटेंट या नेशनलिस्ट जो भी बातें हैं
जो भाजपा के समर्थक लोग हैं उनको नीचे किया जा रहा है, उनकी रीच घटाई जा रही है या वो स्वयं घट जा रही है। यूजीसी एक फैक्टर है जिसमें स्वर्ण रजत हुआ और उसके बाद वो तमाम लोग, एक फैक्टर ये भी है। दूसरा और तीसरा, संघ और भाजपा के जो कट्टर समर्थक हैं कि आपने घुटने क्यों टेक दिया, आपने राहुल गांधी पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की, आपने वाड्रा पर क्यों नहीं कार्रवाई की, आपने सोनिया गांधी पर क्यों नहीं कार्रवाई की, ये तमाम चीजें। और इनके साथ आ जाते हैं आज के, ये संघ प्रमुख जी को किन्होंने सलाह दी थी कि वो जेन जेड के साथ जाकर संवाद करें, और उस संवाद में वो सरकार की एक तरह से आलोचना कर रहे हैं। मैंने 3 सीरीज एक लिखी थी सर, संघ और भाजपा के इस पर, लगभग 1.5 साल के वक्फे में। और उसमें पहली सीरीज थी कि क्या नथनी नाक से बड़ी हो चुकी है, वो था जब नड्डा का बयान आया था। उसके बाद एक और आखिरी अंततः जो 6 महीने पहले मैंने लिखा था उसमें यही दिया था कि अब संघ और भाजपा समतल पर नहीं रहे हैं और उनके बीच अब अगले 6 महीने में देखना होगा। क्या मेरी वो गणना आपको सही लग रही है? क्या इन जो घर का चौकीदार था, जो संघ छतरी है, क्या वहां की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग गई है? क्या उन लोगों से कुछ स्लिप हो रहा है? भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से कुछ स्लिप हो रहा है? कहाँ गड़बड़ी हो रही है? या क्या इसको हम सीधे मान लें कि नहीं, चलो मेटा में और बाकी सोशल मीडिया में ऐसी गड़बड़ी है? भाजपा के सोशल मीडिया को आपने जो कहा वो तो मैं मान लेता हूँ, उससे तो मेरा 100 क्या 200% सहमत हूँ कि नाकारा नालायक लोगों को बिठा रखा है। और सबसे बड़ा नाकारा मैं नाम लेके कह रहा हूँ, अमित मालवीय है, जिसको सिवाय अपने सजधज से और सिवाय अपने बारे में कुछ लिखने से फुर्सत ही नहीं है। तो वो तो आम जन जो था, जिसको ये लोग ट्रोल आर्मी या आईटी सेल ये कहते हैं, उसने अपनी रुचि घटा दी है। इन 4 बिंदुओं के मार्फत कैसे समझें इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरी बातचीत को, कि अचानक लग रहा है जैसे लोकसभा का चुनाव आ गया है जबकि अभी 3 साल बाकी है। अचानक लग रहा है कि मोदी शाह बहुत कमजोर हो गए हैं। अचानक से पूरे देश में ऐसा लग रहा है कि जगह जगह चिंगारियां फैल रही हैं। अचानक पूरे देश में आप ट्विटर खोलिए, इंस्टा खोलिए, इंस्टा पर राहुल गांधी आस्क मी एनीथिंग कर रहे हैं। उनसे कोई ये नहीं पूछ रहा है कि भैया आपके यहाँ जो मुकदमे चल रहे हैं आपके, उस पर क्या है। और खैर वो तो फिल्टर कर दिया जाता है, वो तो सवाल वही लिए जाते हैं जो उनको ठीक लगे। वो तो मैं इसका चूंकि ट्रेनर रहा हूं और सब कुछ, तो मैं जानता हूं। मैंने जितनी बातें कही हैं सर, उनके आलोक में जरा हमें और हमारे दर्शकों को बताएं, समझाइए इस पूरे घटनाक्रम देखिए, एक बात तो सही है आपकी कि मेटा वाला मसला बड़ा मसला तो रहा होगा, लेकिन हमारे यहाँ ये भी कहावत है, सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या किया। जी। आपको ये मसले अब आ रहे हैं जब आपकी खुद की, देखिए एक फटीक भी होता है, एक थकते भी हैं लोग। और जो आपके पास कम्युनिकेशन जितना समय तक जाता है, जितना जाता है, और जिस तरह से आप उसमें आप एक लंबे समय तक आप वो उसके आदी हो जाते हैं, मुझे लगता है कि ये पीढ़ी उससे टूटी है। ये पीढ़ी एकदम साथ के साथ मिलने वाली सूचनाओं से खड़ी होती है। दूसरा, आपने कहा कि भाई उनका जो संवाद था, वो संवाद में जो जो बातें सीधे तौर पर हो सकता है कि वो उस युवा पीढ़ी के गुस्से को, उनको लग रहा होगा कि साहब बहुत गुस्सा है ये, तो इसका मतलब है कि आपने सरकार को नाकारा मान लिया। पहला वर्ड ये होता है जब आप ये कहते हैं कि संवाद नहीं हुआ इसलिए गुस्सा पैदा हुआ। आंदोलन तब होता है जब बातचीत नाकाम हो जाती है। अगर सरकार ने पहले बात कर ली होती तो आंदोलन की जरूरत नहीं थी। आंदोलन भी बातचीत का एक तरीका है। आज की जेन जी सवाल करती है, उन्हें जवाब चाहिए, प्यार भी चाहिए। हम आंदोलन नहीं करना चाहिए ये हम नहीं कहेंगे, संविधान में लिखा प्रदर्शन करना चाहिए। ये तमाम चीजें ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि ऐसे समय में जब पार्टी भाई अंदर से तो वो मजबूत होंगे, हारने तक कोई आदमी हारता तो है नहीं, और पार्टी कोई इतने बड़े संकट में भी नहीं है, क्योंकि बाकीपुर कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि बाकीपुर ने पूरे देश पे कोई मॉडल दे दिया, है ना। तो ऐसा नहीं है, सरकार बहुत मजबूत है, कहीं झुक नहीं रही है, काम कर रही है। ये तो हम कह रहे हैं कि झुक गई,
झुक जाती तो अमेरिका के साथ डील हो जाती, क्योंकि आपसे बड़ा झुके हुए आदमी को उनको क्या करना है। अभी हालांकि यूपीआई पर भी फिर यही हुआ, यूपीआई में भी यही कहा जा रहा है कि भाई सरकार ने जो 2000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाने वाली जो कल पेश किया गया, उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं कि भाई साहब ये भी प्रेशर था, ये था। लेकिन मुझे लगता है अगर प्रेशर होता तो इनको समझौते कर लेने चाहिए, लेकिन समझौते नहीं हो, हम खड़े हैं। तो ये बात है कि सरकार काम तो कर रही है, लेकिन सरकार के अंदर अब एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि लोगों को ये फील हो रहा है कि एक एरोगेंस आ गई अगर आप लोगों से बात करो। और ऐसे समय में जब आपके सरकार को संवाद करना अपने लोगों से है, उस वक्त आप उस शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हो जो उसका मनोबल थोड़ा तोड़ती है, कोई बहुत वो नहीं है। तो आपको मीटिंग में करना चाहिए था, क्योंकि ये जो कहानी आप अब समझा रहे हो, आपने 2015 में बिहार में जो समझा दी थी तो याद है पूरी की पूरी उड़ी गई थी बीजेपी आती आती, है ना। आपने फिर 2024 से पहले उड़ा दिया, वो भी जनसंघ नड्डा साहब तो संघ सेवक संघ के ही है ना, तो उन्होंने जी समझाना शुरू कर दिया। तो आप ही के आदमी थे यार, वो तो आप ही से संवाद कर रहे हो, इसका मतलब है आप अपने लोगों से संवाद नहीं कर रहे हो, बाकी की मुखारबत। तो कई सारे सवाल आए, ऐसा नहीं है। देखिए मैं किसी संघ की कोई इसलिए आलोचना नहीं कर रहा हूं कि उनकी राजनीतिक इच्छा क्या है, या पहले जैसे हम देखते थे कि सिर्फ विजयदशमी के पर्व पे संघ प्रमुख बोला करते थे और हम उनके जो सूत्रों में कहे गए वाक्यों को डाउनलोड किया करते थे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। अभी तो लोग ये सोचते हैं कि इन्होंने इस पे क्यों नहीं कहा। अभी ये जो मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, इस पे क्यों नहीं उनकी बात आई यार। अभी तक मुजफ्फरनगर में 2 सांड लड़ पड़े, उस पे भी नहीं आई, क्योंकि आप एक्सेस जो है बहुत ज्यादा जो अभी तक संघ की, तो हो सकता है वो नया किस्म से बात हो रही हो, उसको सब लोग नहीं समझ रहे हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि लोगों ने कहा कि जैन जी के साथ संवाद खोलने का एक नया रास्ता दिया है, और ये भी शायद सरकार को संघ ने ही कहा होगा कि हम एक रास्ता खोलेंगे। तो देखो अब हम लोग तो जानते नहीं, हम लोगों को तो जो दिख रहा है हम वही बातें करते हैं, क्योंकि लोग तो ये कहते हैं संघ को तो 100 तरह से सोचा जाता है, तो भाई वो 100 तरह से सोच रहे होंगे। लेकिन फिलहाल ये सरकार जो है इस सोचने में जो है बड़े आराम से, लोग कहते हैं घर जाके सोचना, जैसे हो ना आप अपना सारा सामान ले जाओ उसके बाद आराम से जाके घर पे सोचते रहे। तो सरकार की हालत ये है कि एक अच्छे काम करने के बावजूद, आपको याद होगा 2004 में इसी तरह से दिल्ली में बैठी हुई सरकार मद मस्त हो गई थी। उनको लगने लगा था कि भाई साहब स्वर्ण युग आ चुका, भारत का गोल्डन क्वाड्रेंगल जी हमने बना दिया तो अब गोल्डन होगा। लेकिन अचानक उड़ गई थी, जी कोई लहर भी नहीं दिख रही थी। मैं आपको बताऊं, कोई लहर नहीं दिख रही थी, बिल्कुल नहीं। उनके खिलाफ नहीं थी। मतलब ये दिख रहा था कि यही सब कर देंगे। और सबसे बड़ा तो उदाहरण यूपी का है, 2016 के चुनाव में आ रहे हैं अखिलेश और ये सब, याद है ना कितने ज्यादा उन्होंने सब किया था, और 325 सीटें। कई बार आप भापने में, और हमेशा लगता है जैसे हम लोग कर रहे होंगे, बहुत सारे दर्शकों को लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत बड़े विद्वान बन रहे। अरे भाई जनता का पता नहीं लगता, वो ऐसे ही समझी जाती है, मैसेज से समझा जाता है कि वो कर क्या रहे हैं। अब इस समय इस फैसले इन्होंने जो जैन जी के साथ संवाद किया है, इस संवाद में सरकार को ही लगातार कटघरे में खड़ा किया है, तो इसका मतलब है सरकार की अब तक की पॉलिसी गड़बड़ है। क्योंकि वो तो संवाद तो लंबे समय से नहीं हुआ होगा ना, इसका मतलब है सरकार को पहले ही दिन उसका इस्तीफा ले लेना चाहिए था धर्मेंद्र प्रधान का। जी और लेकिन इनको ये सब याद आया तब जब इनको अब लगा, इनको यूजीसी पे क्यों नहीं याद आया ये बात कहने के लिए, क्योंकि सरकार तो वहां से डिरेल होना शुरू हुआ। मतलब भाई इसमें मंत्रालय में 12 साल हो गए, इसमें बड़ी मेहनत की जरूरत थी। विनय सहस्त्र बुद्धे जो है वो लगातार आपने देखा होगा इसी मंत्रालय के लिए, शिक्षा के, और उसमें सहयोग समिति, सब चीजें तो चल रही थी, संघ को तो दिया हुआ, तो ये सारा तो संघ के पास था। भाई ये मंत्रालय तो बेसिकली, अगर मैं ये कहूं और आप ज्यादा अच्छे से बता सकते हो, ये मंत्रालय तो संघ को, यही कहा जाता है ना भाई संघ के पास अगर कोई मंत्रालय तो उसमें शिक्षा भी है, जी तो फेलियर उन्हीं का है बस। आप पल्ला झाड़ लोगे। सर, पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं? नियुक्तियां जितनी हो रही हैं उसमें संघ का हाथ है, जो तमाम चीजें हो रही हैं उसमें संघ का हाथ है, नहीं तो जो मैं कह रहा इंडिक तो नॉलेज बात सिस्टम नहीं है। है तथा कथित, उसमें संघ का हाथ है। बल्कि इंडिक नॉलेज सिस्टम आईकेएस जो लाए हैं उसमें तो हाथ पैर सिर गर्दन सब है। दिक्कत विजन की है, उस पर सर एक अलग वीडियो करना पड़ेगा। अब चूंकि उतना लंबा वीडियो हो जाएगा तो वो एक अलग विषय होगा।
मैं आपसे अब कंक्लूड करने को कहूंगा। आपने कहा फटीग, एक शब्द का इस्तेमाल किया था। मैं कहता हूं ओवर एक्सपोजर हुआ क्या, उससे फटीग हुआ है। क्योंकि सर 12 साल हुए हैं मात्र, ऐसा तो नहीं है 60 साल तक कांग्रेस चलती रही। कहाँ फटीग हुआ, कहाँ ये इतना ये हुआ अचानक से, या ऐसा कुछ हुआ नहीं है। क्योंकि मैं अभी भी अपने मोहल्ले में निकलता हूं तो मुझे नहीं लगता है कि देश खतरे में है। मैं अभी भी अगर फिजिकल दुनिया में बातचीत करता हूं तो मुझे नहीं लगता है कि भाजपा को बहुत खतरा है। मैं यहां तक कि बांकीपुर से आया हूं तो मुझे लगता है कि नहीं ठीक है, चलो हार गए, हार गए, भाजपा खुद हारना चाह रही थी या जो भी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखता है जो मैं 10 मिनट अगर मैं इंस्टा पर घूम लूं या ट्विटर पर घूम लूं या फेसबुक पर घूम लूं, अचानक से जो ये बाढ़ आई हुई है, इसको ओवर एक्सपोजर कहेंगे, उसकी वजह से फटीग हुआ है। भाजपा तो गलतियां कर ही रही हैं, लेकिन 40 वर्षों के मजे हुए खिलाड़ी इस तरह की चूक क्यों कर रहे हैं? अमित शाह और मोदी की जोड़ी अगर कोई चूक कर रही है तो क्यों कर रही है? क्योंकि इनको राजनीतिक मंत्र दूं इतनी, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि मेरी इतनी समझ होगी। क्योंकि ये लोग तो जड़ पर भी घूमे हैं, गलियों में भी घूमे हैं, और अब पिछले 12 वर्षों से सत्ता के केंद्र में भी हैं। इसको कैसे देखें? कंक्लूजन सर आप दें प्लीज। देखिए, मुझे ये लगता है कि उनकी गलती नहीं है, मतलब वो अपने काम वो अच्छे से कर रहे हैं, उनको लगता है मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो मैं किसी को क्यों जवाब दूं। जी। कई बार क्या होता है ना कि भाई मैं जो हूँ, और हमारे यहाँ तो एक कहा जाता है, मैं चुप रहा तो गलत फहमियां और बढ़ी। उसने वो भी सुन लिया जो मैंने कहा नहीं, कहा नहीं, अरे बहुत खूब, बहुत खूब। है ना। जी। तो जो कहा नहीं वो भी सुन रहे हैं वो लोग। अब आप ये सोचो कि भाई बांकीपुर का मुझे भी लग रहा था, मैंने भी देखा उसको, वो कह रहा कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि साहब कुत्ते बिल्ली खड़ा कर देंगे। तो आप सोचो, वो आधा काट के चला दिया और वो बन गया। भाई देखिए, आप हम लोग हमेशा जिस रास्ते आते हैं उसी रास्ते जाते हैं, ये याद रखिएगा। मतलब ये हमारी पूर्वजों की कहावत है, कोई नई कहावत नहीं है। जब नीरो बांसुरी बजा रहा था, रोम जल रहा था, तो उस वक्त बांसुरी वहां होती नहीं थी, उसका आविष्कार वहां नहीं हुआ, है ना। जब उसने कहा रोटी नहीं केक खाओ, जब पता चला कि वो बेचारी ऐसा कुछ नहीं बोली। लेकिन इतिहास के पन्नों में जो दर्ज हो जाता है, जो चीज वो स्थायी दर्द होती हो गए। है, तो ये अच्छा कर रहे हैं, ये बात उनको पता है। लेकिन भाई उस बात को जनता तक पहुंचाना है। और अब नैरेटिव की वॉर है। आपके जो थके हुए लोग हैं, जो आपसे ऊर्जा ले रहे हैं, आपसे ऊर्जा ज्यादा दिन तक आपकी ऊर्जा से नीचे तक नहीं ट्रांसफर होगा, इनको बदलने की जरूरत है। और बांकीपुर आपने कहा कि आपको बहुत ईजी, मैंने पहले ही कहा, आपने वो सुना कि लंबा, अब सूचनाएं का समय नहीं होता। जब नेहरू प्रधानमंत्री थे तो आपको शायद याद नहीं होगा, 1984-84 तक इस देश के अखबारों में बाकायदा जब वो रिपोर्टर जाते थे, मैं अखबारों के रिपोर्टरों की बात कर रहा हूं, आप चाहेंगे तो टाइप कर लेंगे, वो प्रेमचंद को देश का सबसे बड़ा बीड़ी का व्यापारी मानते थे गांव वाले। और वो इंदिरा गांधी को वोट देते रहे 1900 क्या नाम 90 95 96 तक, या नेहरू को वोट देते रहे वो 80 तक। तो अरे उस सर, अरे सर, मेरी दादी, मतलब मेरी दादी 97 में मरी है, 96 तक वो इंदिरा माई को वोट देती थी। और हम मैं लोगों ने उसको ठग के कि इंदिरा माई के निशान बदल गई हो, अब वो हाथ पर नहीं खे, हाई फुलवा पर रहेला, और तब हम लोगों ने उसको दिलवाया है। तो अब ये मत कहिए वरना आपको जेल भिजवाया जाएगा अगर आपको सबूत मिले, क्योंकि आपने आप एक भिजवा वोट दीजिए सर, अब वो दादी गई, दादी तो एक गई वोट के ऊपर। बाद अब सबूत ढूंढना पड़ेगा। तो दरअसल बात क्या है ना, कि एक बात मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि वो तब का दौर था जिसका आपने जिक्र किया। लेकिन आज का दौर ये है, ये 2014 से पहले की बात, जब ये अन्ना वाला मूवमेंट चल रहा था, मैं आपको बहुत पर्सनल के साथ खत्म कर रहा हूँ अपनी बातचीत, कि जब हम लोग जी। वहां खड़े थे अंदर मीटिंग चल रही थी होम मिनिस्ट्री में, ये सब तीनों आए हुए थे, शायद एक तो किरण बेदी थी, एक शायद कुमार था, या पता नहीं, इनमें से कोई 3 लोग थे। और तो हम लोग वहां खड़े हुए सारे रिपोर्टर अपना तने हुए थे, क्योंकि लाइव आना है भाई, लाइव आना है। हम भी तैयार थे कि लाइव आएगा, अभी हम लोग ऐसा ही सूचना बताएंगे पूरे देश को। अचानक ऑफिस से फोन आया कि जल्दी कर, लाइव खड़ा हो जा, बातचीत विफल हो गई। हमने कहा भाई हम बताएंगे, तू हमको बताएगा, हम खड़े हैं हाँ। स्पॉट पे। तो उसने कहा यार तुम स्पॉट पे खड़े हो, मतलब दोस्ताना जैसा व्यवहार होता है। उसने कहा भाई मूर्ख, तुम वहां मौके पर खड़े हो, खबर अब ट्विटर से आ गई,
ट्विटर था, हाँ ट्विटर से शायद आई, मतलब मुझे जी यहाँ तक याद है वो ट्विटर से आई राइट। थी, उससे डाला था, वो अंदर से उसने उसको डाल दिया था, मतलब आते आते गलियारे के अंदर आते आते। तो चीजें बदल गई हैं दोस्त, इंतजार नहीं होता। तो इसीलिए आप ये मत सोचो कि साहब वो नेहरू जी की तरह बहुत लंबे समय तक फटी, इसलिए आ जाती है कि अगर सूचनाओं का प्रवाह आप सही से नहीं कर पा रहे, आप पूरी दुनिया की इस ताकत का सामना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप देश को आगे ले जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मैसेज जनता को होना चाहिए। जनता को ये नहीं होना चाहिए कि ये मैसेज जो है कि ये सरकार डर गई है, ये सरकार पीछे है अभी तक। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी उनके प्रवक्ता को ये बेसिकली ब्रीफ भी करना उनको विचारों को नहीं आ रहा, क्योंकि संवाद नहीं होगा। तो थोड़ा सा राइट। मैं फिर कह रहा हूं, देखो मैं एक लास्ट लाइन जो हम लोग बता दें कि मैं आज भी ये मानता हूं कि विपक्ष के पास अभी वो ताकत, मुद्दा या जो उनका ग्रिट, जो उनकी वो दिखा रही है इच्छा शक्ति, वो अभी इस सरकार को हटाने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त देश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं। गृह मंत्री एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस देश को आजादी के बाद, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो बहुत ज्यादा मैं उनके काम हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जितने देखे उसके बाद के तमाम गृह मंत्रियों में सबसे बेहतरीन काम किया इंटरनल सिक्योरिटी पे, नक्सल खत्म कर दिया। तो एक ऐसी जोड़ी मौजूद है। उसके बाद इनके पास ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मोदी, जो योगी है, जो शुभेंदु है, जो हेमंता है ना, जो काम करते हुए भी दिख रहा है। तो एक इतनी ताकत के बावजूद भी अगर सरकार बैकफुट पे दिख रही है तो कमी काम में नहीं है, कमी कहीं और है, वो देखनी चाहिए। और वो कमी संवादहीनता में है, वो कमी कम्युनिकेशन में है। दर्शकों श्रोताओं, आपने ये पूरी चर्चा गंभीरता से अगर सुनी होगी तो उसका क्रक्स यही है कि भाजपा जो कर रही है उसका ढोल नहीं बजा पा रही है। और खास तौर से इसको अपने आईटी सेल को तत्काल भंग करके अपने शिक्षा विभाग को पुनर्गठित करना चाहिए और अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान रखना चाहिए। ये इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। लाइक और शेयर करते हैं तो हमारी बात रेजोनेट होती है, आगे बढ़ती है। इसी के साथ मुझे और धीरेन्द्र पुंडीर सर को दीजिए इजाज़त। धीरेन्द्र पुंडीर सर धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज़ पॉइंट पर भी मौजूद हैं। वहाँ आपको ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ खबरें और उसका एक मौलिक विश्लेषण मिलेगा। तो वहाँ भी जाइए, ज़रूर जाइए, क्योंकि मैं कुछ पत्रकारों का सम्मान करता हूँ, उनमें से एक सर हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जय सिया राम।